हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये MEG01 MN इंग्लिश की जो हमने एक बुक स्टार्ट कर रखी है नीरज की ब्रिटिश पोएट्री, तो ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एट अ ग्लैंस, फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ द पोर्ट्रेट्स टुवर्ड द एक्सप्लिकेशन ऑफ पोएम। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ द पोर्ट्रेट्स मतलब पोर्ट्रेट्स के इवोल्यूएशन से, चित्रों के विकास से, पोएम्स की एक्सप्लिकेशन मतलब पोएम की डिस्क्रिप्शन तक हम बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पोएट्री इज़ नॉट दैट ईजी एज इट मे सीम। जितनी ये हमें दिखती है पोएट्री करना ईजी, इतनी ईजी ये सच में है नहीं। ना इसको पढ़ना इतना ईजी है और ना ही इसको समझना इतना ईजी है। बट इट इज़ सर्टेनली डजेंट मीन दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ईजी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नो, इट इज़ नॉट। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। All we need to do is to take a systematic approach towards the poetry in order to understand and appreciate it. हमें करना क्या है? Systematic approach towards the poetry in order to understand and appreciate it. उसको समझने के लिए और उसको appreciate करने के लिए हमें एक systematic approach लगानी है. We need to consider certain points while reading poetry or for that matter any work of literature. So basically these points must to be kept in mind. तो आइए स्टार्ट करते हैं. The function of the historical background of the age in which the poetry was written. जिस टाइम पोएट्री लिखी गई थी उस टाइम पीरियड के जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वहाँ क्या मतलब उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज हो, उसके क्या क्या फंक्शंस थे. सेकेंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ द पोएट्स लाइफ एंड अदर वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम. जो भी पोएट था उसकी लाइफ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट, वी नीड नॉट टू फोकस जस्ट ऑन द पोएम. हमें सिर्फ पोएम पर नहीं बट ऑल्सो नीड टू कंसीडर द बायोग्राफीज एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पीरियड्स टू विच डिफरेंट पोएट्स बिलोंग. सिर्फ पोएम पर नहीं, उसका जो भी पोएट था उसकी बायोग्राफी है, उस टाइम के जो भी डिफरेंट पोएट थे उन सब के बारे में हमें एक बायोग्राफी वगैरह उसके बारे में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, एप्रिसिएशन ऑफ ए पोएम डजंट ओनली इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर लाइकिंग द पोएम. तो बेसिकली एप्रिसिएशन क्या होता है? किसी चीज़ की प्रशंसा करना, कि हम उसको क्यों पसंद कर रहे हैं, उसके वो रीज़न देना. लेकिन यहाँ पर एप्रिसिएशन का मतलब इन्होंने ये दे रखा है कि किसी भी पोएम को एप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग, उसको डिसलाइक करने का रीज़न क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए. और वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी पेंटिंग या पोएम को अप्रिशिएट करना, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है. जो आगे हम आर्ट वगैरह के बारे में अगर कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा. बट वट एवर मे बी द रीज़न, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एन आई फॉर द अप्रिसिएशन. Let us now take a look at the connection or the linkage between the poetry or the visual arts. वही पॉइंट आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया है. पोएट्री और विजुअल आर्ट के बीच में क्या क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेज है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बट बिफोर वी डू सो, we should understand that the appreciation of poetry and the appreciation of visual arts have different criteria. The same thing which I told you before, कि दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, विजुअल आर्ट और पोएट्री के बीच में, दोनों की एप्रिसिएशन में अलग अलग मतलब उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है. नेक्स्ट है एग्जामाइनिंग टू पोर्ट्रेट्स. तो आइए इसमें दो पोर्ट्रेट्स हैं उसके बारे में हम एग्जामाइन करते हैं. तो पहला पोर्ट्रेट अगर हम देखें तो कवर पेज का है, फर्स्ट कवर पेज का, जिसमें एक सरस्वती की फ़ोटो बनी हुई है जो जैसा इस पोएम में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है. दूसरा जो है वो एक थर्ड पेज पे है, थर्ड कवर पेज पे है, जिस पे हमें मतलब एक शेफर्ड का कुछ डिस्क्रिप्शन मिलेगा. दोनों ही सेम आर्टिस्ट ने बनाए हैं लेकिन दोनों में एक डाइवर्जेंट एटीट्यूड हमें शो किया गया है. वो हम देखते हैं क्या है.
द पोर्ट्रेट दैट शोज अप ऑन द कवर पेज, जैसे कि मैंने बताया कवर पेज पे जो हमें दिया गया है मेन कोर्स बुक की, वो जनरली मिस्टेकन एज द पोर्ट्रेट ऑफ सरस्वती द हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज। जो मतलब ऐसा लग रहा है लोगों को कि भाई वो गॉडेस सरस्वती है, जो हिंदू गॉडेस है, जो हिंदुओं की देवी है। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई, कि मतलब क्यों लग रहा है वो देखिए, क्योंकि वो जो पिक्चर है वो डिपिक्ट करती है 2 हाथ, जबकि सरस्वती माँ के 4 हाथ हैं। देखिए एक बार इसको डिस्क्राइब करते हैं। टेक्निकली द लेडी इन द पोर्ट्रेट कैन नॉट बी सरस्वती, वो सरस्वती नहीं है। वाई? बिकॉज शी लैक्स मैनी फीचर्स, उनमें बहुत सारी कमी है विच आर यूजुअली फाउंड इन द पोर्ट्रेट ऑफ द गॉडेस। जो हमें गॉडेस सरस्वती में देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे फीचर्स, वो उसमें नहीं है। क्या क्या है? शी इज़ नॉट सिटिंग ऑन द स्वैन। फर्स्ट वन इज़ कि वो स्वैन पर नहीं बैठी हैं, जबकि हमने हमेशा से बचपन से यही पढ़ा है कि सरस्वती माँ अपने हंस पर स्वैन पर बैठती हैं। शी डजेंट हैव 4 हैंड्स, उनके 4 हाथ नहीं हैं उस पिक्चर में, जबकि सरस्वती माँ के हमने हमेशा स्वैन पर बैठे हुए देखा है और उनके 4 हाथ देखे हैं। शी होल्ड्स वीणा, जिस 4 हाथों में से 2 पर वो वीणा, 2 से वो वीणा पकड़ती हैं और बाकी 2 से एक में लोटस और एक में किताब होती है उनके। We do not see all these features in Lady of the Portrait, yet she is confused as the goddess सरस्वती। हम ये सब नहीं देख रखे उस पिक्चर में, फिर भी हमें ये लगता है कि भाई वो गॉडेस सरस्वती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो इसके रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है यूनिवर्स की जो भी है वो सिम्प्टोमेटिक, और जो हमारी लाइफ जो भी है वो निमोनिकल्स पे डिपेंड करती है। निमोनिक्स जो भी सिंबल्स हमने देखे हुए, जो भी हमने हमेशा से पढ़ा है, वो सिर्फ उसके बेसिस पे हमने उसको डिपिक्ट किया कि या दिस इज़ नॉट द आइडल ऑफ सरस्वती, दिस इज़ समथिंग एल्स, या फिर एक वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो आइए अब एक टर्म दे रखा है एक्सपोज, उसको डिस्क्राइब करते हैं। People often confuse the lady in the portrait as the सरस्वती। तो लोगों को जैसे कन्फ्यूज़न थी कि दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ सरस्वती बिकॉज दे ब्रिंग टू देयर अप्रिसिएशन ऑफ द पोर्ट्रेट देयर प्रीजुडाइसेस स्टैंडर्ड्स ऑफ एवेल्यूएशन अनअवेयर्स। तो मतलब जो भी उनकी पहले से जो मानी हुई जो चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर बाकी जो चीज़ों से अनजान थे, वो जो सही थी, तो उनसे वो बिल्कुल एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे थे। दिस डजेंट ओनली अप्लाई इन केस ऑफ द पोर्ट्रेट, सिर्फ ये पोर्ट्रेट के केस में अप्लाई नहीं होता, किसी पिक्चर में नहीं, बट ऑल्सो अप्लाइज व्हेन वी सी, पोर्ट्रेट में नहीं, किसी पिक्चर, व्हेन वी सी एनी पिक्चर्स और रीड अ नॉवल और अ शॉर्ट स्टोरी और अ पोएम। जब भी हम ये सब चीज़ें भी देखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ डिस्क्राइब होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर पर्सन जो है वो पोएम की एवेल्यूएशन करता है, बट अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एबिलिटी होती है, उस आर्ट को जनरली कैसे अप्रिशिएट करना है, वो सिर्फ उसी हिसाब से उसकी एवेल्यूएशन करता है, उस चीज़ को समझता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द शेफर्ड। ये शेफर्ड वही है जो हमने 3rd पेज की बात की थी, जो कवर पेज पे पिक्चर जो बनी हुई है। तो उसको देखते हैं क्या कहा हुआ है इसके बारे में। व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ अ पर्सन who is very educated, who is very well educated in English literature। तो ऐसे पर्सन का क्या रिएक्शन होगा? and has very sound knowledge of British poetry when he or she is shown a portrait of Shepherd। जब उनको एक शेफर्ड का पोर्ट्रेट दिखाया जाएगा तो मतलब उन्हें कैसा, उनका क्या रिएक्शन होगा? he or she is very likely to imagine or try to connect it with the host of poets। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि वो उसको होस्ट ऑफ पोएट से मतलब इमेजिनेशन एक करेंगे, उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज़ वाई, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? वन थिंग दैट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन that if the person doesn't possess the knowledge of British poetry and know nothing about it, हमें यहाँ से एक चीज़ मतलब सोच के चलनी चाहिए कि अगर एक पर्सन है उसको ब्रिटिश नॉलेज की नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं, ही माइट नॉट बी एबल टू कनेक्टेड विद द होस्ट ऑफ पोएट्स, तो वो उसको उस चीज़ से जो उस
से रिलेटेड है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ अनअवेयर ऑफ दैट, क्योंकि वो उसके बारे में जानता ही नहीं. रादर ही विल ट्राई टू कनेक्टेड विद समथिंग एल्स, वो उसको किसी और चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा. बट एज वी आर कंसर्न्ड अबाउट पोएट्री, लेकिन जिसको पोएट्री की नॉलेज हो, वी विल लिमिट आवर सेल्स टू द पर्सन विद साउंड नॉलेज इन पोएट्री. तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसको उसी चीज़ से रिलेट करोगे जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आप अवेयर हो, ना कि उससे जिसके बारे में आप unaware हो. One parallel construction can be drawn from this is that the first English poet, Caedmon, was a shepherd by profession. वो एक प्रोफेशन से एक शेफर्ड था. Caedmon lived at the monastery Abbess Hilda at Whitby. तो ये उसका प्लेस है, मोनेस्ट्री में रहता था, एबस हिल्डा जो विटबे में है. Bede in his Ecclesiastical History of English People give us an account of his life. तो इससे उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ जानकारी मिलती है. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट हाउ कैडमन बिगिन राइटिंग पोएट्री. तो कैसे उसने पोएट्री को लिखना शुरू किया वो इस कहानी से मतलब एक पता चलेगा, जो आई थिंक आगे गिवन है. अकॉर्डिंग टू बेडे ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ पोएट्री. वो पोएट्री को इग्नोर करता था एंड न्यू नथिंग अबाउट सिंगिंग सॉन्ग्स, क्योंकि पोएट्री इज़ जस्ट अबाउट द सिंगिंग, कि उसमें उसको गीत एक लय, एक रिदम राइम के साथ. और फ्रेंड्स, रिदम राइम ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपको वो उनके बारे में जानना है तो नीचे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इसके रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं. तो जो भी है पोएम है वो एक राइम, रिदम, सिंगिंग इन सब से कनेक्ट होता है, जबकि जो कैडमन था वो इन सब से बिल्कुल अनअवेयर था. टू क्वोट बेडे, तो अब देखिए ये क्या है. सो इग्नोरेंट ऑफ सिंगिंग ही वॉज दैट समटाइम्स एट फीस्ट, इतना इग्नोर करता था कि जब भी वो कहीं दावत पे भी जाता था, वेयर इट वॉज ए कस्टम, जहाँ पे एक रीति रिवाज होता था, कोई कस्टम था, दैट फॉर द प्लेजर ऑफ ऑल ईच गेस्ट शुड सिंग इन टर्न, कि जो भी वहाँ पे आए हुए लोग हैं, गेस्ट हैं, उनको वन बाय वन सिंगिंग करनी पड़ेगी. ही वुड राइज फ्रॉम द टेबल व्हेन ही सो द हार्प कमिंग टू हिम, जब उसको लगा कि भाई हाँ इट्स अबाउट हिज टर्न टू कम, तो गो होम अशेम्ड, तो वो थोड़ा सा शर्म से अपने घर वापस चला जाता था. नाउ इट हैपेंड वंस दैट ही डिड दिस थिंग एट सिटिंग इन फेस्टिविटी, तो इसने काफ़ी बार मतलब ऐसा किया. एंड वेंट टू द स्टेबल टू केयर फॉर द हॉर्सेस, तो वो मतलब अब वो क्या करने लग गया, घोड़ों के अस्तबल में जाकर उनकी मतलब ड्यूटी करने लग गया. दिस ड्यूटी बीइंग असाइन टू हिम फॉर द नाइट, तो उसको ये नाइट में ड्यूटी दी गई. एज ही स्लेप्ट एट द यूजुअल टाइम, कई बार बीच में नींद आ जाती है, तो वन स्टूड बाय हिम सेइंग, किसी ने उसको, कैडमन सिंग मी समथिंग, मुझे कुछ गा कर सुनाओ. आई कैन नॉट सिंग, ही आंसर्ड, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं गा सकता. एंड दैट्स वाई आई केम हिदर फ्रॉम द फीस्ट, नहीं गा सकता तभी यहाँ आया हूँ, अगर गा सकता होता तो आई थिंक मैं वहीं पार्टी में ही होता. बट मतलब ही हु स्पोक टू हिम सैड अगेन, कैडमन सिंग टू मी, एंड ही सेड व्हाट शैल आई सिंग, ठीक है मैं गाता हूँ पर मैं गाऊँ क्या. एंड ही सेड सिंग द बिगनिंग ऑफ क्रिएटेड थिंग्स, कुछ भी मतलब जो बनाई हैं चीज़ें उससे रिलेटेड बिगनिंग की जाए. दिस कैडमन स्टार्टेड द सिंगिंग, तब उसने इस वाक्या के बाद, इस पूरे इंसिडेंट के बाद स्टार्टेड सिंगिंग. एंड नाउ रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसे ही फर्स्ट पोएट कहा जाता है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट, अनदर पैरेलल कैन बी ड्रॉन विद रॉबर्ट बर्न्स. तो ऐसा ही एक वाकया रॉबर्ट बर्न्स के साथ हुआ, हु अकॉर्डिंग टू हेनरी मैकेंजी वॉज अ हेवन टॉट प्लॉमैन. तो अकॉर्डिंग टू अगर हेनरी मैकेंजी देखा जाए तो वो एक प्लॉमैन था. बर्न्स फादर वॉज ए पुअर टेनेंट फार्मर, तो जैसे वो किराए के मतलब किसान थे. एंड आफ्टर हिज डेथ, जब वो काफ़ी छोटा था तो उसके फादर की डेथ हो गई, और जैसे ही उसकी डेथ हुई, बर्न डिसाइड टू माइग्रेट टू जमाइका, तो उसने सोचा कि भाई मैं किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर जाऊंगा. जमाइका नाम है जिसका. एज ही वॉज अनेबल टू सपोर्ट द लार्ज फैमिली, क्योंकि ही वॉज द ओनली ऑप्शन फॉर हिज फैमिली राइट नाउ. उसको सर्वाइव भी करना था, फैमिली के लिए भी फीड वगैरह, मतलब काफ़ी सारे काम थे. तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा. एंड ऑल्सो ही एस्केप्ड द लाइफ ऑफ अ लेबरर, तो उसको यहाँ पे रहकर मजदूरी टाइप भी नहीं करनी पड़ेगी.
The portrait of such a shepherd or the liberal may also linked with the old man depicted in the Burns poem. तो इसको हम लिंक कर सकते हैं बर्न्स की पोयम में जो ओल्ड मैन था. मैन वॉज मेड टू मोर्न अ डर्ज, कि मैन बना ही मोर्न करने के लिए, एक दुख वगैरह के लिए है, विलाप करने के लिए है. आगे हम देखते हैं इसका. Robert one might have, one second. Robert one might have lived the life of a laborer, but the difficulty and the labor of his life taught him the true essence of humanity, and especially of those classes which are branded as the economically depressed. तो देखिए इंसान की मेंटालिटी ही है, अगर आप जिस लेवल पर काम करें उसी पर रहकर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं ज़िंदगी भर, नोबडी इज़ गोना स्टॉप यू. बट अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने माइंड को डीपली अगर सोचें और कुछ उसको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर करें तो आप उसको चेंज करके एक वन स्टेप अहेड लेकर, या कभी कभी तो वन स्टेप बैक लेकर, कहते हैं ना एक लंबी जंप लगाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है, तो वो सब करने के लिए भी हमें रिस्क लेना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही चीज़ यहाँ थी. सिमिलरली द इमेजिनरी पोर्ट्रेट वी आर कंसर्न्ड ऑफ कैन बी लिंक्ड विद सेवरल अदर पोएट्स. ऐसे काफ़ी सारे पोएट्स हैं जिनके बारे में था. तो द आइडिया इज़ टू गेट द पॉइंट दैट द इमेज दैट वी सी इन एनी विजुअल आर्ट कैन बी लिंक्ड विद द पोएट्री इन सेवरल वेज. कोई भी पिक्चर हम देखते हैं तो उसको हम पोएट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. इमेज दैट वी सी इन एनी विजुअल आर्ट्स कैन बी लिंक्ड विद द पोएट्री इन सेवरल वेज. कई तरीक़ों से कर सकते हैं. अलग अलग बंदा अलग अलग परसेप्शन के साथ, अलग अलग मतलब एक पिक्चर को आपने देखा किसी और एंगल से, किसी और ने देखा किसी और एंगल से, तो डिपिक्शन एक अलग वे में हो जाती है. और ऐसा भी हो जाता है कि भाई एटलीस्ट किसी एक तरीके में तो देखा ही जाए. Also the so-called lower class of the society and those who live in country have their attachment with poetry since very beginning. तो जो कंट्री में रहते हैं उनके लिए तो ये ऐसा आता है कि भाई पोएट्री से काफ़ी स्टार्टिंग में ही थोड़ा कनेक्शन होता रहता है. और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स. बाकी अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.